तो बच्चों हम लोग जो है CFT का पार्ट बी देखेंगे। तो आज हम देखेंगे पार्ट बी, है ना। तो बी में जो है हम लोग इम्पोर्टेंट पास्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। तो कल ए हो गया था, ये पार्ट बी है, इम्पोर्टेंट पास्टुलेट्स ऑफ CFT, है ना। इम्पोर्टेंट पास्टुलेट्स ऑफ CFT, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट पास्टुलेट्स हैं हम उनकी बात करेंगे, है ना। तो कैसे ये जो है ये क्या थ्योरी क्या सोचती है और कैसे इसने जो है कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को कैसे इसने एक्सप्लेन किया, तो वो कैसे सोचती है ना। थ्योरी थ्योरी क्या विचार कर अपना प्रोड्यूस करती है, तो वही सब पास्टुलेट्स होगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि सेंट्रल मेटल एटम जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कुल मिलाकर के कुछ सेंटेंस के द्वारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को बताया जा रहा है ना। तो कुछ सेंटेंस के द्वारा कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को बताया जा रहा है कि जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो उस समय लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, है ना। तो सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाई सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाई ligands. Central metal atom is surrounded by ligands in complex compound, in coordination compound. तो बहुत मोटी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड के द्वारा चारों तरफ से घिरा रहता है ना। जैसे इस प्रकार से ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो यहाँ पर ऐसे चारों तरफ से लिगेंड रहते हैं। L मीन्स लिगेंड, M मीन्स सेंट्रल मेटल एटम। वो कह रहा है कि ऐसे घेरे रहेगा ये। दूसरी बात ये कह रहा है कि ये जो लिगेंड है ना, हमें पता है कि ये जो लिगेंड है वो या तो एनायनिक होगा, है ना, या तो ये एनायनिक होगा, एनायनिक लिगेंड, है ना। ये कैसा होगा, ये एनायनिक लिगेंड होगा। और दूसरा वाला क्या है मामला, दूसरा वाला है न्यूट्रल लिगेंड। ज़्यादा से ज़्यादा यही यूज होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड। तो ये पॉइंट चार है ना, पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, है ना, बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज। तो एनायनिक लिगेंड जो होगा, एनायनिक लिगेंड बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। और ये डाइपोल की तरीके से बिहेव करेगा, बिहेव लाइक डाइपोल, है ना, लाइक डाइपोल। तो बहुत मोटी मोटी बातें हैं ये, फिर से देख लो। लिगेंड जो है वो दो टाइप का, एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। एनायनिक लिगेंड जो है वो बिहेव लाइक पॉइंट चार्ज, और न्यूट्रल लिगेंड जो है वो डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा, है ना। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है इसमें स्टार्टिंग कंडीशन में
सेंट्रल मेटल एटम के पास जो डी ऑर्बिटल्स है, सेंट्रल मेटल एटम के पास जो डी ऑर्बिटल्स है। अब भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैक्सिमम डी ब्लॉक के एलिमेंट ही बनाते हैं, तो उसमें डी ऑर्बिटल के केस की बात की जा रही है। तो ये डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी मेंटेन रहती है ना। स्टार्टिंग कंडीशन सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी मेंटेन होती है ना। डीजनरेसी मेंटेन, इसकी जो डीजनरेसी है ये मेंटेन होती है, मेंटेन है ना, ये मेंटेन रहती है। अब मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ये थ्योरी ये बताती है कि इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, अगला पॉइंट में ये थ्योरी क्या बताती है, इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। मेटल और लिगेंड के बीच में जो इंटरेक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो ये क्या, इस लाइन की मीनिंग क्या हुई, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसकी मीनिंग क्या है, सॉरी, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक की मीनिंग क्या है। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक की मीनिंग ये है कि ये बीच में जो मेटल है, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेगा तो इसके चारों तरफ से ये लिगेंड अप्रोच करेगा, लिगेंड यहां से आएगा, है ना। अब जो इस मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, इस मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, क्योंकि सबसे बाहर कौन सा ऑर्बिटल होगा इस मेटल का, डी ऑर्बिटल, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये, सबसे बाहर कौन सा ऑर्बिटल होगा इसका, डी ऑर्बिटल। तो अब डी ऑर्बिटल देखिए टू टाइप का होता है ना। एक तो हमने बताया था कि बिटवीन एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, और दूसरा हमने आपको बताया था कि एट एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो चूंकि ये पॉइंट चार्ज है, ये सब कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज, है ना, या डाइपोल, ये कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज, OR कैसा बिहेव कर रहा है, ये डाइपोल के जैसा बिहेव कर रहा है। तो हम सबको क्या पता है कि ये पॉइंट चार्ज और डाइपोल, हम सबको क्या पता है कि पॉइंट चार्ज और डाइपोल दोनों फील्ड जनरेट करते हैं। दोनों क्या जनरेट करते हैं, जनरेट फील्ड, तो ये दोनों फील्ड जनरेट करते हैं। अब लिगेंड जो है या तो डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा या तो पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, तो फील्ड जनरेट करेगा। अब जो फील्ड जनरेट करेगा तो ये फील्ड इस सारे ऑर्बिटल के लिए सिमेट्रिकल नहीं होगी। क्या मीनिंग क्या है कि हमें पता है कि यम के चारों तरफ 5 ऑर्बिटल होंगे, है ना, यम के चारों तरफ 5 ऑर्बिटल होंगे, तो कुछ तो होंगे कहाँ, कुछ तो होंगे एक्सिस पर और कुछ होंगे बिटवीन एक्सिस। जो पांचों ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो उसमें कुछ तो जो है वो बिटवीन एक्सिस होगी और कुछ जो है वो कहाँ होगी, एट एक्सिस होगी। तो जब इसके चारों तरफ इस लिगेंड के द्वारा जब इसके चारों तरफ फील्ड अप्लाइड होगी,
है ना। यहाँ क्या बनी हुई है, ऑर्बिटल, ऐसे कल्पना कर लो क्या बनी हुई है यहाँ, ऑर्बिटल। और ये कितने ऑर्बिटल हैं, ये पांचों ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल कैसे हैं, जैसा डी ऑर्बिटल को बना करके दिखाया गया है, यहाँ उस तरीके से पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसे समझने का प्रयास करें। तो इसमें से कुछ ऑर्बिटल एट एक्सिस होगा और बिटवीन एक्सिस। तो यहाँ जो ऑर्बिटल्स है ना, देखो यहाँ जो ऑर्बिटल्स है, यहाँ क्या है, ऑर्बिटल्स, देखो यहाँ पर जो क्या है प्रेजेंट ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। तो इसकी दो कैटेगरी है। एट एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी कहाँ होगी, लोब कहाँ होगा, लोब मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो लोब होगा एट एक्सिस या बिटवीन एक्सिस, बिटवीन एक्सिस। कल इस चीज को एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं, है ना। एट एक्सिस बिटवीन एक्सिस, देख लो। तो जो फील्ड जनरेट होगी बच्चों, वो फील्ड दोनों प्रकार के ऑर्बिटल को अलग अलग इन्फ्लुएंस करेगी। जो ये फील्ड होगी, तो ये फील्ड अगर इसको सिमेट्रिकली इन्फ्लुएंस करेगी, जनरेटेड फील्ड। देखो अगले पॉइंट में, ये जो जनरेटेड फील्ड है, ये जनरेटेड फील्ड किसके द्वारा है, जनरेटेड फील्ड बाय लिगेंड, बाय लिगेंड। ये जो जनरेटेड फील्ड है बाय लिगेंड, इफ सिमेट्रिकल, अब ये तो काल्पनिक है ना, जनरेटेड फील्ड बाय लिगेंड इफ सिमेट्रिकल, इफ सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब एक समान रूप से, अगर सारे ऑर्बिटल को अगर एक समान रूप से, जनरेटेड फील्ड बाय लिगेंड इफ सिमेट्रिकल फॉर ऑल ऑर्बिटल्स, फॉर ऑल ऑर्बिटल्स, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, नो स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग, जो कि क्या है, आइडियल केस है। ये कैसा केस है, केस इज आइडियल, यानी ये ट्रू नहीं है, केस इज आइडियल। ये कैसा, नॉट ट्रू, है ना, ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ये आइडियल केस है, रियल लाइफ में ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू इन रियल लाइफ, नॉट ट्रू इन रियल लाइफ, रियल लाइफ। तो ये ऐसा रियल लाइफ में ट्रू नहीं है भाई। देखिए कुछ ऑर्बिटल बिटवीन एक्सिस हैं, कुछ ऑर्बिटल एट एक्सिस हैं, तो जो ये लिगेंड इसके चारों तरफ फील्ड जनरेट करेगा, तो एट एक्सिस को और एट एक्सिस और बिटवीन एक्सिस को अनसिमेट्रिकली इन्फ्लुएंस करेगा, है ना, अनसिमेट्रिकली इन्फ्लुएंस करेगा। तो जब ये अनसिमेट्रिकल इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये ब्रेक होगा, स्प्लिटिंग होगी, है ना। देखो अगले पॉइंट में चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये सीएफटी के पोस्टुलेट्स और पॉइंट, कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, उसकी बाइंडिंग कैसे है, कलर को क्यों देगा, इसी सब को समझाने के लिए वो कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है। सबको हम समराइज भी करेंगे सारे पॉइंट को। इन रियलिटी, अब ये जो फील्ड जनरेटेड बाय लिगेंड है ना, फील्ड जनरेटेड बाय लिगेंड, बाय लिगेंड इज नॉट सिमेट्रिकल, इज नॉट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की क्या मीनिंग है ना, समान रूप से, इज नॉट सिमेट्रिकल। यहां क्या लिख दें, समान रूप से प्रभावित नहीं करेगा,
सब ऑर्बिटल्स field generated by ligand is not symmetrical. सब ऑर्बिटल्स को समान रूप से प्रभावित नहीं करेगा। यहां क्या करेगा, यहां अगर वो कह रहा है भाई CFT जो है अपनी कल्पना को रिप्रेजेंट कर रही है, अपने पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर ये सारे लिगांड अगर इसके ऑर्बिटल को एक समान रूप से इन्फ्लुएंस करते तो यहाँ कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, नो स्प्लिटिंग। यहाँ पर वो कह रहा है कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में तो होगा नहीं। फील्ड जनरेटेड बाय लिगांड इज नॉट सिमेट्रिकल फॉर ऑल डी ऑर्बिटल्स, तो सारे के लिए समान नहीं होगा। तो ड्यू टू अनसिमेट्रिकली इन्फ्लुएंस्ड, अगर अनसिमेट्रिकल इन्फ्लुएंस होगा, है ना, सिमेट्रिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिकल, है ना, एसिमेट्रिक इन्फ्लुएंस होगा, तो ड्यू टू एसिमेट्रिक फील्ड, तो यहां हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू एसिमेट्रिक फील्ड, ड्यू टू एसिमेट्रिकल फील्ड। सिमेट्रिकल फील्ड मीन्स समान रूप से, है ना, एसिमेट्रिकल फील्ड जो समान रूप से ना हो। ड्यू टू एसिमेट्रिकल फील्ड फॉर ऑल डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू एसिमेट्रिकल फील्ड फॉर ऑल डी ऑर्बिटल्स causes splitting, causes splitting, CAUSES, causes splitting in d orbital, orbitals and degeneracy, लूज। यहां पर डीजनरेसी क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ डीजनरेसी, लॉस ऑफ डीजनरेसी। तो फिर कैसे होगा मामला, देखो ये 5d ऑर्बिटल, ये तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये जो है क्या, जब इसको चारों तरफ से लिगेंड चारों तरफ से घेरेगा, सराउंडेड है ना, तो ये ऐसे टूट जाएगा 2 पार्ट में। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्प्लिटिंग। यहां पर आ जाएगा 3, अब ये अलग अलग है क्रम, इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, स्प्लिटिंग। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, स्प्लिटिंग। यहां 2 आ जाएगा, 2 ऑर्बिटल। ये कौन से हैं जो एक साथ जा रहे हैं, ये वो है बिटवीन एक्सिस। ये कौन से वाले हैं, बिटवीन एक्सिस, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन एक्सिस है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एक्सिस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोब मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां पर क्या है, लोब एट एक्सिस, है ना, लोब, है ना, ये मोटी मोटी बातें, बहुत मोटी मोटी बातें। तो इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग क्यों हो रहा है। अब यहां देखो डीजनरेसी, यहां पर डीजनरेसी डिस्टर्ब हो गई, यहां डीजनरेसी मेंटेन है 5,
ये 5 डी ऑर्बिटल को हमने दिखाया है, या ये डी ऑर्बिटल्स है। डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी ऐसे डिस्टर्ब क्यों हुई? क्योंकि इसके चारों तरफ जो ये लिगेंड ने फील्ड जनरेट किया, तो ये ऑर्बिटल डी सबसेल स्प्लिट हो गया। यहां दो प्रकार के ऑर्बिटल दिखने लगे। एक ऐसे ऑर्बिटल एक ग्रुप में हो गया जिसके लोब बिटवीन एक्सिस थे, एक ऐसा ग्रुप यहां जनरेट हुआ जिसके लोब एट एक्सिस थे। क्योंकि कुछ अब यहां पर यानी लिगेंड जो अप्रोच करेगा वो या तो एट एक्सिस पर करेगा या तो बिटवीन एक्सिस पर करेगा। यानी लिगेंड जो अप्रोच करता है वो या तो एट एक्सिस होता है या तो, है ना, मिटा दिया जाए, या तो बिटवीन एक्सिस होता है। यही दो ही कंडीशन बनती है ना। ये जो लिगेंड है, यहां से ये पॉइंट आप समझ सकते हैं, ये जो लिगेंड है भाई देखो, हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? हम एक्सप्लेन कर रहे हैं CFT is trying to explain the formation of, है ना, यहां समझो, CFT is trying to explain CFT is trying to explain the formation of coordination compound। देखो फुल फॉर्म लिखना, CFT is trying to explain the formation of coordination compound। तो ये कह रही है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये क्या कह रही है? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो सीसी मैं लिख रहा हूं, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिगांड विल अप्रोच coordination compound, ligands approach to metal atom, ligands approach to metal atom either between axis or at axis। metal atom either, अब ये मेटल एटम को अप्रोच करेगा, यानी अप्रोचेस टू डी ऑर्बिटल, मेटल एटम अप्रोच टू, यहां वैसे लिख दे ज्यादा आपको समझ में आएगा, मेटल एटम को ही तो अप्रोच कर रहा है, लेकिन मेटल एटम के बाहर उसका मेटल एटम का ऑर्बिटल है। अप्रोच टू डी ऑर्बिटल बाय टू बेज, दो प्रकार से। देखो मैंने क्या लिखा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बनते समय लिगेंड्स अप्रोच, लिगेंड्स नजदीक आएगा मेटल एटम के, यानी उसके डी ऑर्बिटल के दो रास्ते से। कौन कौन सा रास्ता? एक तो आएगा, वो आ सकता है, उसका जो अप्रोच होगा वो नजदीक आ सकता है बिटवीन एक्सिस और एट एक्सिस। तो डी ऑर्बिटल को या तो बिटवीन एक्सिस पर अप्रोच करेगा या तो एट एक्सिस पर अप्रोच करेगा, और जितना ज्यादा, है ना, जितना ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस होगा फील्ड का, है ना, जितना स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो उतना ही ज्यादा ये बीच का गैप होगा। अब देखो, अगर केस किसका है? स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का। आप फुल फॉर्म लिखना, तो अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो ये जो डी ऑर्बिटल हैं
5 डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये कैसे टूटेंगे, इसके बीच में गैप काफी ज्यादा रहेगा, दिख रहा है, इसके बीच में गैप काफी ज्यादा रहेगा, हाँ दिख रहा है, इसके बीच में गैप काफी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन गया, 3 बन गया, 1 2 3, और यहाँ पर ये 2 बन गया, 1 2। तो यहाँ जो गैप है, ये गैप यहाँ से यहाँ तक, ये एनर्जी डिफरेंस है, ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस है। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, है ना, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब अगर इस एनर्जी की वैल्यू कम होगी, अगर, है ना, चलो इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पर देखो, इसी चीज को फिर से हम समझा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो, ये 5 है, देखो 1 2 3 4 5, है ना। तो अगर ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, देखो पॉइंट को समझो यहाँ पर, तो ये जब ब्रेक करेगा, ये ऐसे यहाँ पर 1 2 3 1 2, तो इसके बीच में जो ये गैप है ना, यही क्या है, ये एनर्जी गैप है, ये क्या है, ये एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप, है ना। हम मान लेते हैं एनर्जी गैप 1, और पॉइंट ही बना दें, हैज हटा दें, हैज रहने दो। मान लो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पांचों जो 1 2 3 4 5 है, ये कैसे ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा, इसके बीच में देखो गैप कम हो गया, 1 2 3 1 2, है ना, देख लो। तो यहां से जो ये गैप है कम है, एनर्जी गैप कम है, एनर्जी गैप 2, एनर्जी गैप 2। तो यहां पर क्या होगा, एनर्जी गैप 1 इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप 2। सब बहुत मोटी मोटी बातें यहां मैं लिख रहा हूं, और उम्मीद है कि आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। एरो से लगाया हुआ जो पॉइंट था, उसको और डिटेल में हैश करके 2 पॉइंट में समझाया मैंने, है ना। तो ये मोटी मोटी कल्पना है। अब ये कहेगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती। बीबीटी क्या बता रही थी, ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती, यानी सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड, है ना, इसमें ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होती थी। और यहां पर जो है, ऐसा कोई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं है। ये प्योरली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये प्योरली क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इस पॉइंट को देखें आप और समझने का प्रयास करें। तो मोटी मोटी बातें आपने जान लिया, है ना। तो हम लोग जो है इसके बाद ये देखेंगे कि कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो बहुत मोटी बात है, हमें केवल 2 ही केस ध्यान देना है ना। एक केस है ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को ही देखना है। तो उसमें कैसे स्प्लिटिंग होती है, इस चीज को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है और टेट्राहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है, स्क्वायर प्लेनर में कैसे स्प्लिटिंग होती है ना। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें, तो ये जो अप्रोच है, अप्रोच ये बताता है कि
ऑर्बिटल का इंटरेक्शन, है ना, ये नहीं है। ये बीबी ये सीएफटी ये बताती है कि ये ऑर्बिटल का इंटरेक्शन मेटल एटम का ऑर्बिटल और ये जो लिगेंड के ऑर्बिटल हैं इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है ना। लिगेंड और मेटल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है और फील्ड के द्वारा डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही है ना। तो जैसे यहाँ देख सकते हो आप, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इसको हम ऐसे साइड बना दिए, तो ये जो टूट रहे हैं तो इसी टूटने को ही क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। ये जो देखो यहां से जाकर के ये ऐसे ब्रेक हो गया, तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, स्प्लिटिंग यही है। यही क्या है, स्प्लिटिंग। अभी तक ये एक साथ था, अब अलग अलग हो गया, स्प्लिट कर गया। ऑर्बिटल स्प्लिट करने का मतलब है कि ऑर्बिटल टूट करके अलग अलग हो गया, उसमें कैटेगरी बन गई, है ना, T2G और EG पहले समझाया था, है ना। ये क्या है आपका T2G और ये क्या है EG है। T2G सेट ये ट्रिपली डीजनरेट है और EG सेट ये डबली डीजनरेट है ना। सब मीनिंग आप समझेंगे आराम से। T2G क्या है, ट्रिपली डीजनरेट है, EG क्या है, डबली डीजनरेट है ना। तो ये मोटी मोटी बातें आपने समझा और इसी चीज को हम अब CFT में यूज करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट वर्ड भी यूज किए जाएंगे और ये भी चीजें यूज की जाएंगी। तो दोनों को यूज करके हम CFT कैसे कंपाउंड को एक्सप्लेन कर रही है, तो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के जब हम करेंगे तो ये सारे पॉइंट BBT की तरीके से अपने आप ही याद हो जाएंगे, है ना। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, है ना। तो देखो स्प्लिट होने से एनर्जी गैप, है ना। अब अभी तक यहाँ सारे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी, यहाँ पर सारे ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है। यहाँ पर देखो T2G की एनर्जी ज्यादा है, EG की एनर्जी कम है ना। तो ये मोटी मोटी बातें, और यहाँ पर ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मेटल ऑर्बिटल और यहाँ पर नो इंटरेक्शन, है ना, नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसने इस थ्योरी ने बहुत साफ साफ कहा है, नो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग between orbitals of metal atom and orbitals of ligand, orbitals of ligand। ये कह रहा है ऐसे कोई ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं होती जैसा कि हम लोग देख रहे थे BBT में। ये कह रहा है वो बात सही नहीं है, वो गलत है ना। अब देखो क्या सही है क्या गलत है, ये तो लास्ट में जब दोनों थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो कंक्लूजन दिमाग निकालने लगेगा, है ना। तो पहले लेकिन पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। और यहाँ पर जो कॉमन चीज है, तो जो हम स्टडी करेंगे स्प्लिटिंग की, स्प्लिटिंग की जो स्टडी होगी, तो स्प्लिटिंग मुझे लग रहा है कि स्प्लिटिंग आपको समझ में आ गया होगा। तो स्प्लिटिंग हम 3 कैटेगरी के लिए यहाँ पर करेंगे। पहली कैटेगरी है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, है ना, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए स्प्लिटिंग समझेंगे कि कैसे स्प्लिटिंग हो रही है। दूसरा है टेट्राहेड्रल के लिए हम समझेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए स्प्लिटिंग देखेंगे। और तीसरा है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और मोटी मोटी बात आप लोग ये जानते ही होंगे कि जो टेट्राहेड्रल है
ऐसा कंपाउंड जो टेट्राहेड्रल है, ऐसा कंपाउंड जो टेट्राहेड्रल है और स्क्वायर प्लेनर है, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो कितना है 4 है। ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6 है। तो देखो बीबीटी में भी क्या किया गया था, इसी दो कंपाउंड की स्टडी की गई थी और सीएफटी में भी मैक्सिमम यही दो प्रकार के कंपाउंड रहेंगे, राइट। तो हम लोग जो है कैसे स्प्लिटिंग हो रही है इसको आगे देखेंगे, राइट।